अध्याय 6 देख रहे हैं, उपनिवेशवाद और शहर। विभाजन के समय क्या जीवन था, यह हमने देखा। अब हम बात करते हैं पुराने शहर के अंदर क्या हो रहा था। पुराना शहर यानी हम पुरानी दिल्ली के बारे में बात कर रहे हैं और यह है शाहजहानाबाद। तो यहां पर जब मुगलों का जमाना था, जब मुगल इस पर रूल करते थे, तो बड़ी जबरदस्त नहरों की व्यवस्था थी। मतलब पानी के लाने और ले जाने की, पानी चाहे वो पीने का हो, चाहे वो डोमेस्टिक यूज हो, घरेलू काम के लिए हो, पानी की व्यवस्था बड़ी जबरदस्त थी। यहां पर 19वीं शताब्दी की अगर मैं बात करूं, यहां पर जो जलापूर्ति है यानी कि वाटर रिक्वायरमेंट या जल को पूर्ण करना और इसकी जो निकासी है, जैसे पानी जब घर पे आता है और उसके बाद वो यूज हो जाता है तो फिर वो पानी निकलता है, तो इसको बड़ा नजरअंदाज किया गया। इसका मतलब इस बहुत बेहतरीन व्यवस्था को पे ध्यान दिया नहीं गया। मुगलों के जमाने में कुओं की व्यवस्था थी और कुएं कैसे थे, या तो प्रॉपर कुएं थे या उनको बावड़ी कहा जाता था। बावड़ी, इसको कहते हैं स्टेप वाटर वेल, स्टेप वेल। अब देखिएगा, ये सारे चित्र उसी के हैं। यहां पानी है, आप सीढ़ियों से उतर के आए, पानी लीजिए। ऐसी व्यवस्थाएं हर जगह थी क्योंकि पानी थोड़ा नीचे मिलता था, तो सभी लोगों के लिए ये व्यवस्था कर दी गई थी। तो बावड़ियों की व्यवस्था थी, लेकिन ये चरमरा गई क्योंकि इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। दूसरी चीज ये थी कि घर से कचरा तो निकलता ही है, तो कचरे की जो निकासी है उसकी व्यवस्था, कचरे का निस्तारण इसकी व्यवस्था, और जो भी इसके लिए धाराएं या व्यवस्थाएं बनाई गई थी वो सारी टूट गई, क्षतिग्रस्त हो गई। क्योंकि एक तो लोग बहुत बढ़ रहे थे और जब लोग बढ़ेंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी इन सब चीज़ों की, क्योंकि हर आदमी पानी तो यूज़ करेगा, कचरा तो उसके घर से निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन अगर उसकी व्यवस्था नहीं की गई, उसको नज़रअंदाज कर दिया गया, तब क्या होगा? ये जो नहरें थी ये सब टूट फूट गई थी। अब ये इतनी बढ़ती आबादी, जो बढ़ गई थी आबादी, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसको कैसे पूरा कर सकती थी? देखिए, जो शाहजहां के समय या शाहजहानी नालियां जिसे हम कहते हैं, नाली मतलब होता है इस तरीके का एक व्यवस्था जिससे पानी या फिर जो गंदगी है वो आती है और जाती है। तो एक शाहजहानी नालियां जो थी उनको बंद कर दिया गया, और बंद करके इन्होंने क्या किया, क्योंकि जो शाहजहानी या शाहजहां के समय या शाहजहानाबाद में नालियां थी वो पूरी ऊपर से बंद थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, जब अंग्रेज आए तो उन्होंने खुली व्यवस्था निकाली कि भाई ये खुली नालियां होंगी। अब नालियां अगर खुली हैं तो नालियों में तो गंदगी होती है, इस गंदगी में कीड़े भी होंगे, मकोड़े भी होंगे, आप देखें कॉकरोच होंगे, चूहे होंगे, तो इससे आएगी गंदगी और इससे बनेगी गंदगी से बदबू। सबसे बड़ी बात है बदबू। गंदगी तो होती है और बदबू से ही तो पता लगता है कि ये गंदी चीज है। इससे क्या हुआ कि जो अमीर लोग रहते थे, क्योंकि यहाँ पर लोग रह रहे हैं और यहाँ पर मान लीजिए ये रोड है और उसके बगल में नाली आ गई और यहाँ पर छोटे घर है, तो ये जो अमीर है उनको कहीं ना कहीं तो इससे इफेक्ट होगा। तो जो नालियां हैं और जो खुले नाले चल रहे थे उसकी बदबू बड़ी परेशान कर रही थी इनको। दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी जो थी उस जमाने में, उन्होंने इस व्यवस्था पे पैसा लगाने से बिल्कुल मना कर दिया। लेकिन फिर भी ऐसा कई जगह पैसा तो लगाने की कोशिश की गई। ये तो मैंने बताया आपको जो निकासी व्यवस्था थी, जो बेसिक होता है किसी भी शहर में। अब हवेलियों की बात करें, अभी आप देखिएगा, इसको जरूर ध्यान दीजिए। दो चित्र इन्होंने बताए हैं। ये जो निजामुद्दीन औलिया है उसकी दरगाह के पास एक बावड़ी है। बावड़ी का मतलब यही होता है स्टेप वेल, नीचे आइए पानी मिलेगा। यहां पर जो हम अभी बात करने जा रहे हैं वो है दिल्ली का ये चांदनी चौक है। अब कितना बदल गया है ये आप खुद जानते हैं। मैं आपको अलग अलग हवेलियां बताऊंगा। हवेलियों का मतलब होता है बड़ा मकान, बहुत बड़ा मकान। तो अगर 17वीं और 18वीं शताब्दी को मैं आपको ले जाऊं तो जो मुगल कालीन व्यवस्था है उसमें बड़ी बड़ी भव्य हवेलियां हुआ करती थी। बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी जगह, बड़े बड़े पार्क, बहुत बेहतरीन व्यवस्था। इससे क्या होता था कि एक तो ये 4 दीवारी से बंद होता था, ऐसे ये एंट्री होती थी, और इसमें बकायदा अंदर ही झरने भी आपको मिल जाएंगे। इसमें एक दालान मिलेगा। दालान मतलब होता है एंट्री पॉइंट, मतलब जहां पर आपके घर की जिसे दहलीज कहते हैं ना, वहां ऐसी व्यवस्था थी। इसके अलावा एक ही हवेली, जैसे आप ये सब जो हवेली मैं बता रहा हूं, ये वाली हवेली और ये वाली हवेली, ये अंग्रेजों की है, इसके बारे में मैं बात करता हूं, लेकिन इसका इसमें विवरण आया है, थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा।
तो जो हवेली थी उसमें एक ही हवेली में बहुत सारे एक तो परिवार रहते थे, बहुत सारे परिवार, ठीक। और जैसे ही आप हवेली के अंदर एंटर करते थे, जैसे ये हवेली है, ये इसका बाउंड्री है, तो जैसे आपने एंटर किया तो यहाँ पर एक खुला अहाता होता था, मतलब बाहर की जगह होती थी जिसको हम, जैसे मैंने कहा दहलीज होती है ना, सामने की जगह। अब इसके आसपास पूरे जो होते थे, जैसे आप ऐसे ही एंटर किया आपने हवेली के अंदर, तो यहाँ पर एक एंटर पॉइंट आता था, मतलब एक खुली जगह आ जाती थी। इसके आसपास जो भी कमरे होते थे वो केवल पुरुष यूज करते थे और वो सार्वजनिक होते थे, यानी कोई भी, जैसे कोई मेहमान आ गया, कोई कारोबारी आ गया, उनके लिए होते थे। इसका पुरुष ही इस्तेमाल करते थे। थोड़ा अंदर की तरफ जाएंगे, थोड़ा अंदर की तरफ एक भीतरी दालान होता था, इसके पास जो कमरे होते थे उसको महिलाएं यूज करती थी, घर की महिलाएं, राइट। जितने भी कमरों की मैं बात कर रहा हूं उसमें जो फर्नीचर होते थे, मतलब जैसे आजकल हमारे पास टेबल है, बेड है, वो सब बहुत कम हुआ करता था। 19वीं शताब्दी के का मध्य मैं आपको बताता हूं, ये जो आप देख रहे हैं ये है कमर अल दीन खान। कमर अल दीन खान ये हवेली है, इसमें बहुत सारी इमारतें थी। और इस इमारतों में क्या करेंगे आप गाड़ी वाहन के लिए भी है, जो गाड़ी चलाते हैं, या तंबू जो लगाते हैं उनके लिए भी है, जिसको हम डेरवाल कहते हैं। जो मसाला बनाते हैं, मसालची हो गए, खातेदार अकाउंटेंट हो गए, क्लर्क उनके लिए, जो नौकर है उनके लिए, सबके रहने का इंतजाम हुआ करता था यहाँ पर। अब हुआ ये कि जब ब्रिटिश काल आ गया, ब्रिटिश शासन आ गया या ब्रिटिश गवर्नेंस आ गई, तो उसके बाद जो मुगल थे, ब्रिटिश गवर्नेंस उस जमाने में आप मान लीजिए कि जो मुगल थे उनकी हालत तो वैसी खराब थी, तो वो इन सब बड़ी बड़ी हवेलियों को संभालने में बिल्कुल भी काबिल नहीं थे। तो हुआ ये कि जो हवेलियां थी ये बंटने लगी। कैसे बंटने लगी? देखिए, अगर मान लीजिए ये रोड है, तो रोड के यहां पर ये वाला इलाका बिक गया, और यहां या तो आप मान लीजिए दुकानें बन गई या फिर आप गोदाम बन गए, जिसको हम वेयर हाउसेस कहते हैं। तो जैसे ये रोड है, ये पीछे का इलाका, और ये रोड है यहां पर, तो यहां पर इन्होंने ये सब दुकानें निकल गई। ये अगर रोड है, यहां दुकानें निकल गई और गोदाम बन गए। पहली चीज तो ये हो गई। और बहुत सारी ऐसे हवेलियां थी जो व्यवसायिक वर्ग था, जो अभी अभी बन रहा था, उन्होंने ले ली। और कई सारी हवेलियां थी जो बेकार पड़ गई, एकदम जर्जर अवस्था में आ गई, ऐसी भी पड़ी रहेगी। ओके, लेकिन अगर औपनिवेशिक बंगला बताया जाए या फिर कॉलोनियल बंगला बताया जाए जिसमें अंग्रेज रहा करते थे, ये बंगले, ये भी, और ये दोनों एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ये दोनों आप जरा ध्यान से देखिए। ये जो बंगला है और ये जो बंगला है, इसी की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर यह होता था कि ये तो एक परिवार के लिए होता था, एक परिवार, सिंगल स्टोरी है, देखिए डबल स्टोरी नहीं है, सिंगल स्टोरी होती थी, और थोड़ी सी ढलान वाली छत होती थी, हल्की सी ढलान वाली, ताकि पानी थोड़ा इधर उधर हो जाए। अच्छा, एक ढलवा छत के बारे में यहां बात हुई है। बहुत बड़ा इलाका, 1 या 2 एकड़ में एक छोटा सा घर होता था, ध्यान रखिए, 1 से 2 एकड़ बहुत बड़ा जगह होगी अगर दिल्ली की बात करें। और इसमें रहने के लिए अलग, खाने के लिए अलग, सोने के लिए, रहना खाना सोना सबके लिए अलग अलग कमरे थे। ठीक, आप देखिए बरामदा है, ये जिसको दलान भी कह रहे हैं हम, ये जो बरामदा है, दोनों में बहुत बड़ा सा आपका बरामदा होता था। और कई बार तो क्या होता था, घर के तीनों तरफ, मतलब यहां भी है, इधर भी है, पीछे की तरफ इधर भी है, तीनों तरफ बरामदा होता था। कई बार ऐसा देखा गया है, कई ऐसे घर देखे गए। अच्छा, जो रसोई घर है, मतलब जो रसोई घर है जहां पर घोड़े रहते थे और जहां पर आपके नौकर रहते थे, वो सब इन्होंने ना अलग बनाए थे, घर से दूर बनाए थे। ये यहां पर केवल अंग्रेज रहेंगे, उनके परिवार रहेगा, बाकी लोगों के क्वार्टर इन्होंने बिल्कुल अलग बना के रखे थे। और बहुत दर्जनों नौकर होते थे। परिवार की औरतें यहां बैठा करती थी, यहां पर ना सामने की जगह, यहां पर अपना चेयर लगाया और बढ़िया यहां पर बैठ गई, और जो भी लोग काम कर रहे हैं उन पर नजर रखने के लिए वो यहां बैठा करती थी। ये मैंने बताया आपको जो अंग्रेज रहा करते थे। अमीर की बात ये होती है कि जो कुलीन वर्ग के व्यक्ति है, जो अमीर मैं कह रहा हूं कि जो बेचारे संभाल नहीं पाए, जो मुगल संभाल नहीं पाए ना, उनके बारे में बात हो रही है। चलिए 1931 पे आ जाइए जरा। इसमें एक जनगणना हुई, यानी कि सेंसस हुआ। उससे हमें ये पता चला कि जो पुराना शहर है उसमें इतनी भयानक भीड़ थी कि 1 एकड़ 1 एकड़, इसमें कितने लोग रहते थे? ये मतलब 50 बाय 80 मीटर करीब होता है। इसमें 1 एकड़ में 90 लोग रहते थे। और आप नई दिल्ली आ जाए, यहां पर इसी 1 एकड़ में मात्र 3 लोग रहते थे। यहां 90 लोग रह रहे हैं, यहां मात्र 3 लोग रहते थे।
ये बड़ा बाकायदा हमें सेंसस से पता चला है। तो जो पुराना शहर है इसके लिए ऐसा नहीं कि कुछ नहीं किया गया। जो पुराना शहर है, ये जो नई दिल्ली आप देख रहे हैं, पुरानी दिल्ली की एक सड़क है, और ये सड़कें ऐसी नहीं है, इससे भी और आपको और संकरी, और एक बार आप पहुंच जाइए आपको आनंद आ जाएगा। इस तरीके से भी लोग रहते हैं, आपको समझ में आएगा। तो जो पुराना शहर है इसमें एक क्लार्कगंज का नाम आएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। क्लार्कगंज ये इसलिए नाम आ रहा है क्योंकि रॉबर्ट क्लार्क, ये साहब है रॉबर्ट क्लार्क। इन साहब ने क्या किया, 1888 में जो लाहौर गेट है, अलग अलग गेट है, इसमें इन्होंने कहा कि भाई ये जो पुरानी दिल्ली है ना, ये पुराना जो एरिया है, इसका हम विस्तार करेंगे। इसको इस तरीके से बनाएंगे कि भाई एक ऐसा चौराहा बाजार होगा, मतलब ये चौराहा होगा, ऐसे चौराहा तो ऐसे इंटरसेक्शन होता है, और चारों तरफ ये दुकानें होंगी ऐसे। उन्होंने कहा इस तरीके से हम बनाएंगे। और बेसिक चीज ये थी कि जो निवासी हैं वो यहां से इनको यहां पर धकेला जाए। यहां पर एक शब्द यूज किया है, धकेला जाए, मतलब जबरदस्ती भेजा जाए, इसलिए ढकेला शब्द यूज हुआ है। तो चारों तरफ इस तरीके से दुकान होंगी, और कोशिश ये की गई कि जो सड़क की चौड़ाई है इस तरीके से बढ़ाई जाएगी, एक जैसा बनाने की कोशिश की गई। ठीक, और बाकायदा इन्होंने इसको बांट भी दिया कि ये एरिया ये एरिया ये एरिया ये। और ये जो नया स्थान है जो इन्होंने बनाने की कोशिश की, इसी का नाम इन्होंने दिया क्लार्कगंज। क्यों पूछा जाता है ये, क्योंकि ये रॉबर्ट क्लार्क ने 1888 में इसकी कल्पना की थी। अब इत्तेफाक की बात है कि ये कभी पूरा नहीं हो पाया, क्लार्कगंज कभी बन ही नहीं पाया, राइट। तो अगर आप देखें 1912 तक अगर आ जाए, क्योंकि 1911 में इस दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था, 1912 तक भी जो यहाँ की वाटर सप्लाई है, यानी कि जलापूर्ति की जो सिचुएशन है, या जल की जो निकासी की समस्या है, या समस्या कहें जो व्यवस्था है, वो बहुत ही खराब थी, बहुत खराब थी। तो मैं यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाना चाहूंगा, थोड़ा हल्का है क्योंकि इससे अच्छा मिल नहीं पाया। ये है दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट। इन्होंने बाकायदा एक प्लान बनाया है, ठीक है, बाकायदा एक प्लान बना है दिल्ली सुधार ट्रस्ट। तो दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, या कहें दिल्ली इंप्रूवमेंट आईपी लिख देता हूँ, DIT। तो ये दिल्ली सुधार ट्रस्ट का जो गठन हुआ था वो 1936 में हुआ था। तो इसके तहत क्या होना था कि जो अमीर लोग थे या संपन्न लोग थे, उनके लिए दरियागंज जैसा जो इलाका था, दरियागंज आज भी है, दरियागंज साउथ, ठीक है, वो वाले इलाके बनाए गए। अब जो दरियागंज वाले साउथ वाले इलाके बने गए, ये कैसे बनाए गए? ये पार्क हो गया, ये है गार्डन पार्क, उसके आसपास ऐसे घर होंगे, ठीक है जी, पार्क के आसपास। आज भी अगर दिल्ली में जाएंगे तो आपको ऐसे ही मिलेगा कि बीच में पार्क मिलेगा, आसपास आपको घर मिलेंगे। तो रिहायशी मकान यहाँ पर होंगे, और इसमें बड़ा प्राइवेसी का ध्यान दिया गया। प्राइवेसी का मतलब क्या है कि भाई एक घर में माँ है, बाप है, बच्चे हैं, दादा है या इनके पिता है, तो इनके लिए अलग कमरा, माँ बाप के लिए, बच्चों के लिए अलग कमरा और दादाजी का अलग कमरा। यानी कि हर एक की निजता मतलब होता है प्रिवेसी का ख्याल किया गया। यानी कि मकान के अंदर ही एक ही परिवार होगा, लेकिन अलग अलग सदस्यों के लिए अलग अलग कमरे होंगे, अलग अलग घर होगा। ये दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जो गठन किया गया 1936, अब तो खैर चेंज हो गया है, अब आपको DDA मिलता है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी वगैरह। आपको मैंने जब दिल्ली का, न्यू दिल्ली के बनाने के बारे में बात की थी, तो मैंने दो नाम लिए थे, एक तो लुटियन साहब का नाम लिया था और एक हर्बर्ट बेकर साहब का नाम लिया था। तो इसमें अगर आप ये दोनों चित्र देखें तो ये दोनों चित्र अलग अलग जगह के, ये तो खैर आपका पहचाना हुआ है, ये हमारा क्या है, ये हमारे दिल्ली में जो सचिवालय भवन है, सेंट्रल सेक्रेटरीट है, वो है ये। लेकिन ये जो आप चित्र देख रहे हैं, ये साउथ अफ्रीका का प्रिटोरिया शहर है, उसमें यूनियन बिल्डिंग है, ये यूनियन बिल्डिंग है, ये सेंट्रल सेक्रेटरीट है। और आप देखेंगे दोनों को ही किसने डिजाइन किया गया है, किसने किया है, इसमें दोनों में योगदान किसका था? हर्बर्ट बेकर साहब का। तो हर्बर्ट बेकर साहब की यहां बात बताई गई है कि 1890 में जो हर्बर्ट बेकर साहब हैं, ये बहुत यंग थे, बहुत यंग हुआ करते थे, और ये क्योंकि ये आर्किटेक्चर वाले थे, वास्तुकार थे, तो ये नौकरी की तलाश में पहुंच गए, ये वैसे ब्रिटिश थे, पहुंच गए साउथ अफ्रीका। जब ये साउथ अफ्रीका आए तो इनका यहाँ पर जो गवर्नर साहब है, केप टाउन के गवर्नर साहब है, उनका नाम है सेसिल रोड्स। इनसे इनकी मुलाकात हुई। अब सेसिल रोड्स साहब ने इनके अंदर एक क्या कहें, प्राचीन रोमन जो सभ्यता हुई या उसका वास्तुशिल्प हुआ या उसका जो आर्किटेक्चर हुआ, उसकी प्रशंसा इनके दिल में, और जो ब्रिटिश साम्राज्य में जो बन रहा है, या ब्रिटिश जो आर्किटेक्चर है, उसका हर्बर्ट बेकर के दिल में प्रेम बढ़ाया, या कहा कि भाई इसके बारे में बनाओ, इसके बारे में देखो,
तो ये हर्बर्ट बेकर के दिल में यहाँ इसका जो प्यार आया है, जो हमारे दोनों ही व्यवस्था में झलकता है, वो इन्हीं ने दिया, गवर्नर सेसिल रोड्स ने। तो फिर से बताता हूँ, ये दोनों की दोनों जो है, चाहे आप प्रेटोरिया जो शहर है साउथ अफ्रीका में, इसकी यूनियन बिल्डिंग देख लें, या फिर आप देखें इसकी रूपरेखा किसने तैयार की है, हर्बर्ट बेकर साहब ने। और इधर पे आ जाइए आप, ये क्या है, यूनियन बिल्डिंग की बिल्कुल उसी की तरह ये भी सचिवालय जो है, सेंट्रल सेक्रेटरीट, ये रायसेना हिल पे है और ये भी हिल पे ही है, ये भी पहाड़ी पे ही स्थित है। ये इन्होंने एक अच्छी बात बताई है कि जो अमीर लोग हैं वो लोगों को, जैसे यहाँ लोग खड़े हैं, उनको ऊपर से नीचे देखना चाहते थे, नीचे से ऊपर नहीं देखना चाहते थे, इसलिए पहाड़ी में इन्होंने बनाया। चलिए साहब, ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।